हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसी ट्यूटोरियल्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेक्टर्स और स्केलर्स में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 3D प्लेन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, 2D प्लेन में किया था। आज 3D प्लेन में सीखेंगे, एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे उसके बेस पर, और फिर आगे हम उसकी कैलकुलेशंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो हमने रेजोल्यूशन पढ़ा था वो 2D प्लेन में पढ़ा था कि जैसे हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये एक वाई एक्सिस है। हमने इसमें एक रिजल्टेंट बनाया था। रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा था, ठीक है, और वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाया। और उसके बाद क्या किया था, हमने इसकी प्रोजेक्शंस बनाई थी। प्रोजेक्शंस ये आई थी, और ये प्रोजेक्शन क्या थी, अगर वेक्टर का नाम ए वेक्टर है तो जो एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन है वो क्या बनेगी, ए कॉस अल्फा, और वाई एक्सिस पर बनेगी ए कॉस बीटा। तो ये तो था 2D प्लेन में, ठीक है। अब इसको हम शो कैसे करते थे कि रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू, हम इसका कंपोनेंट जब साथ में उसकी डायरेक्शन आएगी तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये उसकी होगी डायरेक्शन। अभी हम कैप नहीं, अभी हम वेक्टर ही करेंगे कि आई वेक्टर इसकी डायरेक्शन आ गई है। आई वेक्टर किसकी होती है, एक्स एक्सिस की तरफ। जो वाई एक्सिस की तरफ जाती है वो जे वेक्टर होता है। प्लस लगाओ यहाँ पर, ये बनेगा ए कॉस बीटा, और यहाँ पर इसकी आ जाएगी डायरेक्शन, ठीक है। तो ये तो हमने किया था 2D प्लेन में। अब बात आती है कि 3D प्लेन में कैसे करोगे। 3D प्लेन में करने के लिए सिंपल सी टर्म और ऐड हो जाएगी, जेड एक्सिस, यानी कि जेड एक्सिस इस पर और आ जाएगा। तो अगर मैं इसको दोबारा से बनाऊँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये है जेड एक्सिस। इसमें हमने बनाया कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है ऐसे जा रहा है। अब देखने में तो लग रहा है कि एक्स और वाई प्लेन में है, जेड में नहीं है। तो इसमें आप देखो, ये रहा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। तो ऐसे दिखती है एक्सिस। और हम इसको बनाते कैसे, इसको ऐसे की तरफ बनाते हैं, क्योंकि जो एक्सिस बाहर की तरफ आ रही होती है, जो एक्सिस पेज से, यानी कि जब मैंने इसको ऐसे रखा, जो एक्सिस पेज से बाहर आती है उसको हम इस तरफ शो करते हैं, और अगर ये एक्सिस पेज के अंदर की तरफ जा रही हो तो हम इसको उस तरफ शो करते हैं, ठीक है। फिलहाल हमने इसको इस तरफ शो किया है, और ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट देखो मैंने रखा यहाँ पर। तो रिजल्टेंट इस टाइम जो हमने बनाया ना रिजल्टेंट, वो एक्चुअली में ऐसे है, ठीक है। तो तीनों प्लेन्स भी ऐसे दिख रहा है रिजल्टेंट, ध्यान से देख लो। एक्स एक्सिस ये रही, ये वाई एक्सिस है, और एक जेड एक्सिस है, ठीक है। अब देखो इसमें कि ये एंगल कैसे बनते हैं। ये जो हमने अल्फा बीटा गामा एंगल बनाया है ना, तो इसके एंगल्स देखना कैसे बनेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर नोटिस करो कि ये ऐसे है, ठीक है। हम देखेंगे कि ये वाला जो रिजल्टेंट है एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है। ये एक्स एक्सिस है, एक्स के साथ कितना एंगल बनाया है इसने, हम इसको अल्फा मान लेंगे। तो ये मैंने बनाया अल्फा। देन वाई एक्सिस के साथ, अब हम वाई के साथ देख लेते हैं। ये वाई एक्सिस है, वाई के साथ कितना एंगल बनाया वो हम चेक कर लेंगे। तो ये हो गया बीटा एंगल। देन आता है जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस कहाँ पर है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। रिजल्टेंट हमारा ऐसे था, तो मैंने देखा कि जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा वो भी नोट कर लेंगे। तो इसको शो करने का जो तरीका होगा वो ऐसा होगा कि हमने इसको जेड एक्सिस की तरफ ऐसे देखा, ठीक है। हमने ऐसे देखा ना कि जेड एक्सिस की तरफ कैसे बनाता है, तो हमने इसको ऐसे एंगल बना लिया, ये बन गया गामा एंगल, ठीक है। तो फिलहाल आपको डायग्राम की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ याद रखो कि तीनों एक्सिस के साथ कैसा एंगल बनाया, वो हमने 3D में ऐसे देखना है। अब इसकी अगर प्रोजेक्शंस की बात करें, प्रोजेक्शंस क्या थी। प्रोजेक्शन जब हम 2D प्लेन में काम कर रहे थे, आपने वो डायग्राम जो एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि मैंने रिजल्टेंट कैसे रखा। फिलहाल के लिए सोच लो कि ये एक्सिस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक्स और वाई में काम कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट ऐसे जाना था इसका, ठीक है। अब इसकी प्रोजेक्शन देखने के लिए हम क्या कर रहे थे कि लाइट के सोर्स को ऊपर की तरफ रखा, तो इसकी जो शेडो बन रही थी वो यहाँ पर बन रही थी, यानी कि जब लाइट का सोर्स ऊपर होगा ना, तो इस पेन की जो शेडो होगी वो ऐसे बनेगी यहाँ तक। तो ये था इसका एक्स का कंपोनेंट। सेम ऐसे ही हमें लाइट के सोर्स को इधर रखना था, फिर यहाँ पर तो वाई एक्सिस की शेडो बनती यहाँ पर, ठीक है, इस पेन की शेडो यहाँ पर बनती। तो हमने इसको ऐसे किया था, अगर आपको याद हो तो वो थे कंपोनेंट्स। अब सेम ऐसी जो 3D प्लेन है इसमें भी ऐसे ही होगा। 3D प्लेन में देखने के लिए अब आप ये एक्सपेरिमेंट देख लो, उसके बाद हम दोबारा बोर्ड पर आकर चेक करते हैं। नाउ 3D में प्रोजेक्शंस देखने के लिए हम दोबारा से वही सेटअप लेकर आए हैं जो हमने 2D में किया था। 2D में क्या था, हमारे पास ये जो जेड एक्सिस है ना, ये नहीं थी हमारे पास, सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस थी। तो हमने रिजल्टेंट को ऐसे रखा था उस टाइम पर, ठीक है। जब रिजल्टेंट को हमने ऐसे रखा तो हमने क्या किया था, लाइट सोर्स को लेकर आए थे। तो हमने क्या किया था, लाइट सोर्स को लेकर आए थे, और लाइट की जहां पर शैडो बन रही थी, जैसे मैंने यहाँ पर ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अभी अभी हम 2D वाला देख रहे हैं। जब 2D प्लेन में हमने किया था तो लाइट के सोर्स को रखा था, और जहां पर इसकी शैडो बन रही थी, जैसे कि आप शैडो देख पा रहे हो, तो जहां पर इसकी शैडो बन रही थी वो इसकी प्रोजेक्शन थी एक्स प्लेन पर। सेम यही केस हमने वाई में किया था कि वाई के केस में जहां पर इसकी प्रोजेक्शन बन रही है, जैसे कि मैंने लाइट का सोर्स ऊपर की तरफ किया, ठीक है, और यहाँ पर इसकी देखो शैडो बन रही है, तो ये इसकी प्रोजेक्शन थी वाई की तरफ। अब 3D प्लेन में क्या होगा कि हम रिजल्टेंट को रखेंगे यहाँ पर, रिजल्टेंट को यहाँ पर रख के हम इसकी
शेडोज चेक करेंगे कहाँ कहाँ शेडोज बन रही हैं, जिस एक्सिस पर जहाँ शेडो बनेगी वो उसका वहाँ का कंपोनेंट होगा। तो जैसे कि मैंने ये वेक्टर है मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, मैंने इसमें क्या किया, इस तरफ मैंने लाइट सोर्स लेकर आया, तो देखो आपको शेडो दिख रही होगी, ठीक है, ये शेडो बन रही है, तो यही इसकी प्रोजेक्शन है, यही इसका कंपोनेंट है एक्स की तरफ, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, देखो ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर जहाँ पर इसकी शेडो बन रही है वो इसकी प्रोजेक्शन है। और ध्यान रखना लाइट के सोर्स को बिल्कुल इसके ऊपर रखना है। देन यही केस हम वाई एक्सिस में करेंगे, तो वाई एक्सिस में देखो हमने लाइट के सोर्स को बिल्कुल इसके ऊपर रखा, तो देखो शेडो कहाँ बन रही है, जहाँ इसकी शेडो बनेगी वो इसकी प्रोजेक्शन होगी और वही इसका कंपोनेंट होगा वाई की तरफ। सेम यही केस अब जेड के ऊपर करेंगे, ये जेड एक्सिस है, अब जेड एक्सिस पर भी ऐसे देखेंगे, लाइट के सोर्स को ऊपर किया और जहाँ पर इसकी प्रोजेक्शन बन रही है, जहाँ पर शेडो बन रही है वो उसका जेड कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये हो गया कंपोनेंट्स। तो जो एक्स की तरफ बन रहा था उसको हम बोलेंगे ए कॉस अल्फा, जो वाई की तरफ बनेगा उसको हम बोलेंगे ए कॉस बीटा, जो जेड की तरफ बनेगा उसको हम बोलेंगे ए कॉस गामा। सो वापस चलते हैं बोर्ड पर और वहाँ पर देखते हैं कि आगे की कैलकुलेशंस कैसे। नाउ आई होप आपने एक्सपेरिमेंट से बड़े अच्छे से समझ लिया होगा कि कैसे प्रोजेक्शंस बनी है 3D प्लेन में। सो अब हम इसको यहाँ पर नोट करते हैं। 3D प्लेन को अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो मैंने यहाँ पर बनाई जेड एक्सिस, ये एंगल हो गया गामा। अब कंपोनेंट क्या होगा, अगर इसकी जो शेडो है वो यहाँ तक बनती है जैसे कि आपने एक्सपेरिमेंट में देखा ही है, तो ये क्या हो जाएगा ए कॉस गामा। तो 3 हो गए हमारे पास एक्सिस। अब अगर इसको हम शो करें, ए वेक्टर को शो करने के लिए क्या क्या आएगा, सभी जो एक्सिस है हमारे पास उसके मैग्नीट्यूड प्लस जो साथ में डायरेक्शन आ जाएंगी। तो फर्स्ट एक्स एक्सिस का आ गया ए कॉस अल्फा, देन यहाँ पर आएगा आई वेक्टर प्लस ए कॉस बीटा, देन आएगा जे वेक्टर प्लस ए कॉस गामा, देन आएगा के वेक्टर। अब जो के वेक्टर नया इंट्रोड्यूस हुआ है वो जेड एक्सिस के लिए है, ठीक है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन हम के वेक्टर से शो करेंगे। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तीनों एक्सिस को प्लस कर दिया, हमारे पास टोटल ए वेक्टर शो हो गया। यहाँ से ये पता चला कि हमने ए वेक्टर को 3 पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया, 3 पार्ट्स में हमने इसे 3 पार्ट कर दिए। तो तीनों पार्ट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लेके चल रहे हैं। एग्जांपल 2.3 है, अ फोर्स ऑफ 10.5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल अलोंग ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल। इसमें बोल रहे हैं कि फोर्स है 10.5 न्यूटन की जो किसी पार्टिकल पर एक्ट करती है अलोंग द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल। कोई वर्टिकल है हमारे पास, ठीक है, हमने इसको वर्टिकल लाइन ऐसे मान ली। अब कहते हैं कि जो फोर्स है 10.5 न्यूटन की है और वो वर्टिकल के साथ 37 डिग्री एंगल बनाती है। 37 डिग्री है और 10.5 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है। आई होप इजीली समझ पा रहे होंगे कि वर्टिकल लाइन है उसके साथ फोर्स ने 37 डिग्री का एंगल बनाया। ये हो गया फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। हमें वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट निकालना है। ये फोर्स है, हम इसको एफ वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। हमें वर्टिकल वाला कंपोनेंट निकालना है। वर्टिकल वाला कंपोनेंट देखो कैसे, दोबारा से 2D प्लेन के बारे में सोचो। 2D प्लेन में क्या था, अगर बीच में से एक वेक्टर जा रहा है, सपोज हम इसको एफ वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है, तो उसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर क्या आएगी, हम इसको थीटा एंगल मान लेते हैं, ठीक है, उसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर क्या आएगी एफ कॉस थीटा। और इस तरह प्रोजेक्शन क्या आएगी, बात इसकी आती है। अब चक्कर ये है कि ये वाला एंगल नहीं है हमारे पास, ठीक है, ये वाला एंगल नहीं है, तो उस बेस में हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मैं इसको लिख दूँ 90 माइनस थीटा, ठीक है, मैंने इसको लिखा 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा ही होगा, क्योंकि अगर ये 37 है तो 90 में से माइनस कर दो, क्योंकि ये क्वाड्रेंट बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 माइनस थीटा आ गया। तो उस बेस में ये क्या आएगा एफ कॉस 90 माइनस थीटा। एफ कॉस 90 माइनस थीटा ये कौन सा है, वाई वाला कंपोनेंट है। ये आपको पता ही है कि जो एंगल यहाँ पर आता है वो कॉस लग के साथ में आ जाएगा। अब आपने 10th में पढ़ा होगा कि 90 माइनस समथिंग हो तो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर आएगा एफ साइन थीटा। तो यहाँ से एक चीज़ समझ लो कि अगर हमारे पास कोई भी फोर्स है या कोई भी वेक्टर है, वो अगर हमने रिजॉल्व करना है, तो जो एंगल जहाँ पर एंगल तुम्हें दिया हुआ है उस एंगल के साथ जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, वो कॉस का होगा। और उससे दूसरी वाली जो लाइन होगी, यानी कि आपको परपेंडिकुलर लाइंस बनानी है, दो परपेंडिकुलर लाइंस बनेगी, जो थीटा के साथ होगी वो कॉस वाली होगी, जो थीटा से दूर होगी वो साइन वाली होगी। इसको ऐसे याद रखना। तो यानी कि ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट आ गया। तो अगर हम इसको यहाँ पर अप्लाई करें हम, ठीक है, अब अपने फोर्स एफ वेक्टर है, एफ वेक्टर के अराउंड अब देखो हमें पता क्या करना होता है। सिंपल सा अगर मैं एक बेसिक चीज़ बताऊँ तो हमें एक एल कंप्लीट करना है बस, और वो एल किस तरफ होना चाहिए, जिस तरफ रिजल्टेंट जा रहा है। देखो जैसे रिजल्टेंट अगर इस तरफ है तो हम एल यहाँ पर बनाएंगे, और ये एल किस तरफ जा रहा होगा, जिस तरफ रिजल्टेंट जा रहा है, यानी कि इस तरफ और इस तरफ। आगे समझ आपको कि ऊपर भी जाना है इस तरफ भी जाना है, तो वो बीच की लाइन चुन लेता है जाने के लिए। ये हो गया। अगर सपोज कि वेक्टर इस तरफ आ रहा है तो अब भी हम एल बनाएंगे, यानी कि हम ऐसे एल बना लेंगे और ये दोनों नीचे की तरफ आ जाएंगे।
तो सिंपल सा बस ये काम करना है, और जहाँ पर थीटा बन रहा है वो कॉस वाला हो जाएगा, जो थीटा से दूर है वो साइन वाला हो जाएगा। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर एफ वेक्टर है, यहाँ पर एंगल बन रहा है। सबसे पहले मैं एक एल कंप्लीट कर लेता हूँ। तो एल कंप्लीट करने के लिए एक लाइन तो चलो हमारे पास पहले से पड़ी है वर्टिकल वाली, तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और दोनों की लाइंस किस तरफ जाएंगी, किस तरफ एरो बनेगा, इस तरफ बनेगा और इस तरफ बनेगा, ठीक है। अब देखो थीटा के साथ ये एंगल है, इसके साथ वाला लाइन कौन सा है, साथ वाला कॉम्पोनेंट कौन सा है, ये वाला है। तो इसको हम बोलेंगे एफ कॉस 37 डिग्री, और जो दूर है इसको हम बोलेंगे एफ साइन 37 डिग्री। ये आ गया हमारे पास। अब एक्चुअली में हमसे पूछा गया फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, हमें वर्टिकल वाला निकालना है। ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। जो ग्राउंड के पैरेलल हो उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, जो ग्राउंड के परपेंडिकुलर हो उसको हम वर्टिकल बोलते हैं। तो ये हो गया, हमसे वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है तो मतलब हमें ये वैल्यू निकालनी है एफ कॉस 37 डिग्री, और फोर्स हमें दी गई है 10.5 न्यूटन, और कॉस 37 जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 4/5 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये बनेगा 105/10 इंटू 4/5, ये कट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 84 यानी कि 8.4। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आया वर्टिकल का, ठीक है, 8.4 आ गया। और ये फोर्स का ही कंपोनेंट है तो फोर्स की यूनिट्स आ जाएंगी 8.4 न्यूटन। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इजीली कैसे हमें कंपोनेंट्स को सॉल्व करना है। अगर हमसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछते तो हम एफ साइन निकाल देते, अभी हमसे वर्टिकल पूछा था तो हमने एफ कॉस निकाल दिया। अब ये मत सोचना कि हमेशा कॉस वाला ही हॉरिजॉन्टल होगा वर्टिकल होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। अगर हमारे पास ऐसे एंगल होता तो ये कॉस वाला बन जाता और ये साइन वाला बन जाता, फिर वर्टिकल कौन सा आता, फिर साइन वाला आता हमारे पास। तो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि जो एंगल के साथ है वो कॉस में होगा, जो एंगल से दूर है वो साइन में होगा। अब बात ये आती है कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हों जिसमें आपको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी दिए हुए हैं, तो उनको प्लस कैसे करोगे। तो उनको प्लस करने के लिए हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर जिसका एक्स में जो कंपोनेंट है वो है ए एक्स, और आई वेक्टर आ जाएगा प्लस ए वाई, जे वेक्टर प्लस ए जेड, के वेक्टर। अब इसमें आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ए वेक्टर को हमने 3 पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया है। 3 पार्ट्स में रिजॉल्व कैसे किया कि ए एक्स का कंपोनेंट है जो एक्स एक्सिस की तरफ है, यानी कि जो एक्स एक्सिस है मेरे पास इस तरफ जो कंपोनेंट है वो ए एक्स है, साथ में आ गई इसकी डायरेक्शन कि ये आई वेक्टर की तरफ है। देन हमारे पास आया कि ए वाई कंपोनेंट क्या है, इस तरफ। कंपोनेंट याद है ना, कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट होता है जो प्रोजेक्शन बन रही होती है। जो मेरे पास यहाँ पर रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट या फिर जो मैं हम ए वेक्टर, इस ए वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं, यानी कि ये ए वेक्टर है, हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं इस पूरे एरिया के अंदर, ठीक है, पूरे 3D प्लेन में 3 एक्सिस के अंदर। तो ए वाई इसकी जब हमने शेडो देखी तो शेडो किस तरफ बन रही थी, वो उसका कंपोनेंट होता है। तो शेडो इसकी बन रही होगी वाई एक्सिस पे ए वाई में, ठीक है, यानी कि अगर इसकी शेडो यहाँ तक बनती है तो जो पूरा ओरिजिन से लेके यहाँ तक जो लाइन है वो ए वाई होगी। तो ये ए वाई है, और ये जे वेक्टर हो गया, इसने बताया कि इस तरफ जा रहा है तो जे वेक्टर इसकी डायरेक्शन होगी। फिर ए जेड की बारी यही दोबारा से वही चीज़ है कि हमने इस तरफ लाइट गिराई तो जहाँ पर इसकी शेडो बन रही थी जेड एक्सिस पर उतना पार्ट क्या हो गया, ए जेड हो गया, साथ में इसकी डायरेक्शन आ गई, तो ये हो गया के वेक्टर। तो ये तो था रिजॉल्व करना, ठीक है। हमारे पास ये एक वेक्टर है, सेम ऐसे एक और वेक्टर है मेरे पास बी वेक्टर, वो है बी एक्स आई वेक्टर प्लस बी वाई जे वेक्टर प्लस बी जेड के वेक्टर। ये हमारे पास बी वेक्टर हो गया। फिर हमारे पास एक वेक्टर और है, वो है सी वेक्टर, सी एक्स आई वेक्टर प्लस सी वाई जे वेक्टर प्लस सी जेड के वेक्टर। ऐसे हमारे पास 3 हो गए। अब इनको प्लस कैसे करें, प्लस कैसे करोगे, सिंपली सबसे पहले तुम शो करेंगे कि मैंने 3 वेक्टर्स को प्लस करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इनको प्लस करने के लिए हमारे पास मेन देखा जाए बेसिकली मेन 3 डायरेक्शन है हमारे पास, एक्स वाई और जेड। हम क्या करेंगे, देखो ए वेक्टर भी यहीं पर था, बी भी यहीं पर है, सी भी यहीं पर है, तीनों वेक्टर्स यहाँ पर है। उन तीनों के अपने अपने कंपोनेंट्स हैं और सभी कंपोनेंट्स एक्स के तो सारे कंपोनेंट्स यहीं पर बनेंगे, ठीक है। हो क्या है एक्चुअली में कि 3 वेक्टर्स हमारे पास ए बी और सी। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि तीनों वेक्टर्स यहीं पर है, ये तीनों वेक्टर्स ऐसे पड़ेंगे, ये तीनों वेक्टर्स 3D प्लेन में है। तो देखो इसकी अपनी अलग शेडो बन रही होगी, इसकी अपनी अलग शेडोज बन रही होंगी, इसकी अपनी अलग शेडोज बन रही होंगी। तो सबके अपने अपने कंपोनेंट्स हैं, हर एक के 3 कंपोनेंट्स हैं, तो यानी कि 3 मिला के 9 कंपोनेंट्स हो चुके हैं। तो 9 कंपोनेंट्स है जिसमें बेसिकली देखा जाए तो 3 कंपोनेंट्स एक्स की तरफ होंगे, ठीक है, इसका भी एक कंपोनेंट एक्स की तरफ है, इसका भी कंपोनेंट एक्स की तरफ है, इसका भी कंपोनेंट एक्स की तरफ है। तो यानी कि हम तीनों को प्लस कर सकते हैं ना, तो प्लस करके हम बता सकते हैं कि हाँ ये तीनों के कंपोनेंट्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। ये हमने क्या किया, तीनों के एक्स वाले कंपोनेंट्स को प्लस कर दिया और फिर हमने इसकी बता दी डायरेक्शन कि आई वेक्टर की तरफ जा रहे हैं तीनों। प्लस में बात आई फिर वाई की तरफ,
अब ये सपोज बी वेक्टर है, बी वेक्टर जो हमारे पास, सॉरी जो ये सपोज ये हमारे पास बी वेक्टर है, ये वेक्टर है, और ये हमारे पास सी वेक्टर हो गया। अब इनके भी 3 कंपोनेंट्स जो वाई वाले होंगे वो इसी तरफ बन रहे होंगे ना, सबकी अपनी अपनी शेडो यहाँ पर बन रही होंगी, तो उनको भी हम प्लस कर देंगे। सेम यही केस तुम्हारा जेड एक्सिस पर होगा। तो हम इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि जो वाई डायरेक्शन पर है वो है ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई। तीनों वाई वाले जो प्रोजेक्शन थे हमने प्लस कर दिए, कॉम्पोनेंट्स थे वो प्लस कर दिए, और यहाँ पर आ गया जी वेक्टर। समझ पा रहे हो इजीली? हमने क्या किया, जितने भी वाई डायरेक्शन पर कंपोनेंट्स आ रहे थे तीनों वेक्टर्स के, उन तीनों के मैग्नीट्यूड्स या कंपोनेंट्स बोल लो, उनको हमने प्लस कर दिया, साथ में डायरेक्शन बता दी कि तीनों मिलकर जे डायरेक्शन में जा रहे हैं, जे यानी कि वाई की तरफ जा रहे हैं। देन हमारे पास आएगा ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड, और यहाँ पर आ जाएगा के वेक्टर। तो ये तरीका होता है प्लस करने का अगर हमें कंपोनेंट्स दिए हो, ठीक है। अब सपोज मान लो कि हम अब अपने जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसमें से हम जेड प्लेन निकाल दें, ठीक है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, हमने इसमें से क्या किया, जेड एक्सिस को निकाल दिया। अब अगर जेड एक्सिस चली गई तो यानी कि जो वेक्टर्स की इस तरफ हमारे पास प्रोजेक्शन बन रही थी, जो कंपोनेंट्स बन रहे थे वो जीरो हो गए, ये खत्म ही हो गया यहाँ से, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये चीज़ खत्म हो जाएगी। अगर हम सिर्फ एक्स और वाई प्लेन में है तो जेड खत्म हो जाता है, जेड जीरो हो जाता है, उस कारण से यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो उस केस में अगर आपको इनके मैग्नीट्यूड्स निकालने हो, सपोज कि ये खत्म हो चुका है जेड एक्सिस वाला, हमारे पास जेड एक्सिस नहीं है, हमारे पास सिर्फ 2 एक्सिस है जो कि ये एक्स और वाई। एक्स वाले के कंपोनेंट्स ये रहे, वाई वाले के कंपोनेंट्स ये रहे। हमें क्या करना है, सिंपली हमें इसमें मैग्नीट्यूड निकालना दोनों का। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले मैं तुम्हें एक बेसिक चीज़ बताता हूँ। बेसिक चीज़ में क्या है कि सपोज ए वेक्टर है मेरे पास, उसको हमने 2 तरह से रिजॉल्व किया, ए एक्स आई वेक्टर प्लस ए वाई जे वेक्टर। आपने क्या करना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब इसको लिखना भी सीख लो, मैग्नीट्यूड को हम मॉड के अंदर रखते हैं, बीच में वो वेक्टर आ जाता है जिसका हमने मैग्नीट्यूड निकालना है। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट लगा के दोनों के कंपोनेंट्स का स्क्वायर कर देंगे और प्लस कर देंगे। ये भी कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है, स्क्वायर करो प्लस करो, 3 होंगे तो तीनों को कर देंगे, ठीक है। अभी हमारे पास फिलहाल 2 हैं तो हमने दोनों को प्लस कर दिया, तो ऐसे आएगा। अब इस चीज़ को अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, ये कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट है, यहाँ पर सिर्फ ये कंपोनेंट था, इसका स्क्वायर किया था। इस बार हम क्या करेंगे, इस पूरे कंप्लीट का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट, यानी कि अगर हम सी को यहाँ से हटा दें तो मेरे पास इसका रिजल्टेंट आएगा ऐसे। अब सपोज हमसे एक चीज़ और पूछी गई है, हमसे इसका एंगल भी पूछा गया है कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में एंगल कितना बना रहे हैं, और हम मान के चल लेते हैं कि दोनों वेक्टर्स जो दोनों चीज़ें हैं आपस में जो एंगल बनाती हैं वो बनाती है अल्फा एंगल। तो हम tan अल्फा कैसे निकालेंगे, एंगल के लिए पता ही आपको tan अल्फा निकालना होता है। तो tan अल्फा कैसे निकालेंगे, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, यानी कि ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई अपॉन में आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। अगर हम इजी वाले मेथड पे जाएं तो अगर मुझे वेक्टर ऐसे दिया हुआ है तो हम tan अल्फा कैसे निकालेंगे, ए वाई अपॉन ए एक्स, सिंपल ऐसे निकल जाएगा। अब अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि ये कैसे आया tan अल्फा, तो देखो हमारे पास कैसे आया ये है मेरे पास, सपोज ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इसका कंपोनेंट जो यहाँ पर नीचे बनेगा वो बनेगा ए एक्स, और इस तरफ वो जो बनेगा वो बनेगा ए वाई। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आया कैसे, ठीक है। वही सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारे पास आया, हमने क्या किया, ए एक्स ए वाई लिखा। अब मैंने ये माना कि इसके साथ इसने बनाया अल्फा एंगल, अल्फा एंगल बनाया। अब अगर ये ए वाई है तो अगर मैं आगे चलूँ तो ये भी तो ए वाई होगा, तो यहाँ पर ए वाई आ गया। मुझे अगर tan अल्फा निकालना है, हम ये ट्राइंगल लेकर चलेंगे, tan अल्फा निकालना है इसके अंदर। tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है, जिस एंगल को हम देख रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, जो बचा हुआ है वो बेस होता है, ठीक है। तो ये tan अल्फा निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारे पास क्या आएगा, ए वाई अपॉन ए एक्स। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।